नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पे आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन है 1500 मिलियन किलोमीटर, 300 मिलियन किलोमीटर, 227 मिलियन किलोमीटर और 149 मिलियन किलोमीटर। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर। आज हम आप लोगों के लिए सेट नंबर 10 लेके आए हैं और आपने इससे पहले अगर नहीं देखे हैं तो 109 तक का सेट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, ज़रूर जाके देखें। कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में जो है 88 दिन का समय लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। और हम बहुत जल्दी 25 से 30 मिनट में 100 क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। कहता है भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है? तो भारत का जो प्रमाणिक देशांतर है वो आपको 82.5 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? यानी इस चारों में से ज्वालामुखी द्वारा कौन सा स्थलाकृति निर्मित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलड्रत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? यानी कि इसमें से चार एक ऑप्शन है, उसमें से बताना है कि कौन सी एक नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले एक विशाल मरुस्थल से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सैल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि झारखंड राज्य में बिहार के कितने ज़िले शामिल थे? यानी कि बिहार और झारखंड जब अलग हुए उस समय में झारखंड में कितने राज्यों को झारखंड में कितने ज़िलों शामिल थे? तो उस समय झारखंड में 18 ज़िले जो है शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो झारखंड में सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है वह संथाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी है? यानी कि गंगा की जो दक्षिण के तरफ से कौन सी नदी सहायक नदी है? तो देखिए सभी में 3 4 3 3 करके जो है नदियां हैं। तो बताना है कि गंगा में दक्षिण की सहायक नदी, यानी कि गंगा में नदी जो ऐसे अगर बहती है तो दक्षिण तरफ से कौन कौन से नदी आकर उनमें मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन, पुनपुन और क्यूल नदी जो है गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? तो झारखंड में जो है बॉक्साइट जो है वह आपको रांची व पलामू में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदरी। और बार बार पूछा जाता है कि सिंदरी कौन सी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो हम हर बार हर वीडियो में बोलते हैं कि आप लोग जो है किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पंचवर्षीय योजना ये दोनों चीज़ एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वह थी 2002 से लेके 2007 तक। अगला क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी कि प्रथम भारतीय फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन है कि आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत से वर्मा कब अलग हुआ? यानी वर्मा भी भारत का एक अंग हुआ करता था। तो यह जो है 1937 ईस्वी में क्या है अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग किया गया? यानी उड़ीसा से बिहार को कब अलग कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1936 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही भीविया क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार बिजाई कब हुई थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब हुई थी। तो ये मई 1953 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे वह आपको यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे। तो गांधी जी के जो अंग्रेज अनुयायी थे वह थे CF एंड्रूज, जिसका शॉर्ट नेम एंड्रूज था। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन सा वायसराय था। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय था जेम्स फोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ, यानी कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन किस आंदोलन से शुरुआत किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह से। अगला क्वेश्चन है कि पोखरण जहां आणविक प्रशिक्षण किए जाते हैं किस राज्य में अवस्थित है। तो सवाल है कि पोखरण जहां आणविक प्रशिक्षण किए जाते हैं किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है। तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना जो है वह संस्कृत में की थी। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। देखिए दो क्वेश्चन है, पहला है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, वाल्मीकि क्या लिखे थे, रामायण लिखे थे, और किस भाषा में, तो ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। और दूसरा है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वो किस भाषा में, तो यह है आपको अवधी भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया जय विज्ञान, तो इसका नारा किसने दिया था, तो इसका नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है, क्यों, यानी कि खतरे के संकेत के लिए जो लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है, तो इसका सटीक आंसर है क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कहता है कि कबूतर किसका प्रतीक है। तो कबूतर जो है वह शांति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कहता है एक कार का जो भार है वह 1500 किलोग्राम है। 10 सेकंड में कार की गति के लिए कितना बल की ज़रूरत पड़ता है। तो जो फिजिक्स वाले होंगे उसको पता होगा कि इसका आंसर जो है 4500 न्यूटन होगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। तो कहता है कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग चलिए यहाँ पे आधा क्वेश्चन छूट गया था। कहता है कि एक कार का भार जो है 3500 किलोग्राम है। 10 सेकंड में कार की गति 30 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना बल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये है आपको 4500 न्यूटन बल की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम है और वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो क्या होगी अगर उसकी गति जो है क्या हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01 जूल। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3
ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की भार की संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सटीक आंसर जो है वो हो जाएगा आपको 7 और 11, यानी प्रोटॉन में 7 और न्यूट्रॉन जो है 11 हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि 7, 7 और 11 हो जाएगा यदि किसी तत्व की भार 18 है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अपने सेल्फ स्टडी में ज़रूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य सेल जो है प्रवर्तित करती है, यानी सूर्य की जो रोशनी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो किससे किस में जो है प्रवर्तित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी जो है इकाई है? जो पारसेक है वह किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है वह दूरी की इकाई है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यह जो है सोडियम क्या है? एक तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है। क्या कहता है? किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता है कितनी होनी चाहिए? तो उस तत्व की जो है संयोजकता जो है वह 3 हो जाएगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का, तो कहता है कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने के लिए किया जाता है? देखिए, किसका प्रयोग? नाइट्रोजन के यौगिक का प्रयोग किसके लिए? सूखी सेल का बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन के किस यौगिक का? तो अमोनियम क्लोराइड यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है। तो बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि सूखी सेल में कौन सा जो है यौगिक रहता है? तो वह रहता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक परिवर्तनशील धातु है? तो आपके पास 4 धातु का नाम दिया हुआ है, तो परिवर्तनशील धातु जो है वह है आपको Cu। अब हम बात करेंगे कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? कार्बन की जो संयोजकता है वह कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह 3 होती है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, कहता है कि प्रजारण यानी ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन होते हैं, जिसमें परमाणु या आयन होते हैं। कैसा? तो इसमें जो है वह इलेक्ट्रॉन देता है। अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का सही सूत्र क्या है? क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का सही सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaOH। अगला क्वेश्चन है कि चूहे को मारने की दवा कौन सी है? तो चूहों को मारने की दवा जो है वो आपको जिंक फॉस्फेट है। अगर आपके घर में भी चूहे हैं तो आप उसे जिंक फॉस्फेट के माध्यम से मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करना। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करना। अगला क्वेश्चन है कि उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 760 मिमी पारे से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? जो काला छिद्र होता है वह किसके सिकुड़ने से बनता है? तो भारी न्यूट्रॉन तारा के सिकुड़ने से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी परत वायुमंडल में होने से हरा घर का प्रभाव पड़ता है? यानी किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस, इसको हरा घर को कहता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? यानी कि निम्नलिखित में से एम.एन. रॉय द्वारा कौन सी
वाशी साम्यवादी पत्रिका थी, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वैगार्ड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में बहुत कम है। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा फसल है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना भी सकल उत्पाद है उसके अनुसार बहुत कम है, तो वह है आपको चावल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कहता है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी। तो अष्टप्रधान नाम की जो मंत्रिपरिषद थे वह आपको मराठा साम्राज्य में थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग जो है गोंडवाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। यानी कि जीवमंडल के लिए एक रिजर्व जो है स्थान में नहीं आ रहा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ की रण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता है। निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किसके इंजनों में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। यानी कि ये 4 जो पर्वत श्रेणी है वह केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता। अगला क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है कि मोड़ी लिपि का प्रयोग किन विलेखों में किया जाता है। तो मोड़ी लिपि का प्रयोग जो है वह मराठों के विलेखों में किया जाता था। अगला क्वेश्चन है शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो यह जो है आपको बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ अवस्थित है। जो हिमालय का विस्तार हुआ है जहाँ पे एक जगह का नाम है अराकान योमा, कहाँ पे अवस्थित है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह म्यांमार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुदबुद वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, किसके कारण। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो उत्तल लेंस के कारण। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है। यानी अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, यानी कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिल्ली से अमृतसर तक जो जाती है वह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और दिल्ली से कोलकाता तक जो जाती है वह राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। इसलिए 1 और 2 होना चाहिए साथ में ही, इसमें अलग अलग ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66, कहता है कि जनजातीय मामलों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा ने किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67, कहता है अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जैन धर्म ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। तो हरिजन शब्द का प्रयोग जो है
BR अम्बेडकर साहब ने सबसे पहले प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह महात्मा गांधी ने किए थे और आदिवासी का जो है ठक्कर बापा ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ पे था। जो भी स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ पे था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पूर्वी बंगाल में था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 कहता है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो साबरमती आश्रम से किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, तो हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग जो है अरबवासी ने किया था। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73, उल्का क्या है। तो सभी को मालूम है कि उल्का जो है एक बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होते हुए द्रव का एक अंश है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो थी लोपामुद्रा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा बोलते थे। कहता है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, तो उस समय के जो स्त्री और शूद्र थे वह प्राकृतिक भाषा में बोलते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए एमनियन। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था। जिप्सी लोगों का जो मूल स्थान था वह कहाँ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, कहता है दूरदर्शन प्रसारण में जो श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है। कहता है दूरदर्शन प्रसारण में जो श्रव्य संकेत होता है, श्रव्य संकेत यानी सुनने वाला जो संकेत होता है, उसका जो संप्रेषण के लिए प्रयुक्त कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वह होता है आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया। अगला क्वेश्चन है कि अशोक अपने शिलालेख में किस नाम का उल्लेख हुआ है। तो अशोक अपने शिलालेख में किस नाम का उल्लेख किया हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान 310 होता है, केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। यानी कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो न्यूटन से पहले ही बता दिए थे कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो नेत्र तंतु है वह पूर्ण अभ्यांतरण परावर्तन पर काम करता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, यानी कौन से उर्वरक जो है उसमें मिश्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा NPK। NPK। अगला क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के अनुसार किससे मुक्ति संभव है। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति जो है वह कर्म से संभव है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो था KV फ्रिस्क को। किसको मिला था? KV फ्रिस्क को मिला था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88, कहता है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो जो बुलेट प्रूफ पदार्थ जो बनता है तो बहुलक के रूप में जो है पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। जो फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, तो वो है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन होता है। तो आयोडीन जो है वह आपको थायरॉक्सिन में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कहता है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो है वह नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है। तो राज्य सरकारों को कृषि आयकर जो है वह आपको भारत का संविधान समानुदेशित करता है। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली होती थी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह चतुर्भुज होती थी। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई। कहता है श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण जो है बंद कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णशीर्णता रोग के कारण जो है वहाँ पे कॉफ़ी की उत्पादन यानी कृषि बंद कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे। बहुत ही लंबा क्वेश्चन और भी यह क्वेश्चन है कि जब 1946 में अंतरिम सरकार की गठन हुई तो उस समय कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि येलो केक किसे कहते हैं। येलो केक किसे कहते हैं। तो यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह चुनाव से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, कहता है कि कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है। यानी कौन सी ऐसी नदी है जो श्रीरंगपट्टनम का भी, शिवसमुद्रम का भी और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी। और अगला क्वेश्चन है भारतीय प्राचीन समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग के का नहीं है। तो प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में जो है वह कोश जो है वह अलग शब्द है, जबकि कुल, वंश और गोत्र एक ही हुआ करते थे। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सतीश गुजराल क्या थे। तो सतीश गुजराल एक चित्रकार थे। और इसी के साथ यह वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पे आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेट नंबर 11
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, 100 क्वेश्चनों का जो है संग्रह है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार निम्नलिखित में से कौन से अक्षांश के मध्य अवस्थित है। तो बात यहाँ अक्षांश की हो रही है, तो इसका जो है सही आंसर है वो है आपको, पहला आंसर है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये डिग्री याद नहीं रहे तो आप इसको अक्षांश को कैसे याद रखेंगे, 24 20 10 याद रखेंगे और 27 31 15 याद रखेंगे। जब हम बात करेंगे देशांतर की, तो देशांतर जो है वो आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक ये पूर्वी देशांतर में है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ आपको ध्यान देना है। पहला है देशांतर, तो देशांतर में पूर्वी देशांतर होना चाहिए और वो 83 19 50 से लेके 88 17 40 तक होना चाहिए। और जब हम बात अक्षांश की करेंगे तो अक्षांश जो है वो आपको उत्तरी अक्षांश की चर्चा होगी। ठीक है, तो उत्तरी और पूर्वी दो चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन नगर साम्राज्य के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है। जो मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी, यानी अर्थशास्त्र से भी मिलता है, मुद्राक्षर से भी मिलता है और इंडिका से भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि जो चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने, और इन्होंने ही महात्मा गांधी को प्रेरित किया था कि चंपारण में आके सत्याग्रह करने के लिए। तो महात्मा गांधी ने पहला जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो चंपारण से ही स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी। आपको ध्यान में रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना हुई थी। तो उसका जो है डेट बताना है, तो इसका डेट हो जाएगा 11 अगस्त 1942 ईस्वी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको दानापुर में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार स्थित मुंगेर जिले के निकट धर्मपाल जो है किस शासक से पराजित हुआ था। क्वेश्चन है कि बिहार में मुंगेर जिला के निकट जो है धर्मपाल किस शासक से पराजित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय से। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का वह महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है जहां से नवपाषाण हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था। यानी कि हड्डी का जो है उपकरण यानी हथियार जिसको हम कह सकते हैं वह नवपाषाण में किस स्थल से, वो भी बिहार में मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिरांद। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कहता है कि बिहार सरकार का जो है प्रमुख मुख्य स्रोत आय का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है। तो इसका सही आंसर है वह है बिक्री कर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि एक विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन आश्रयनी है वह बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह भागलपुर में अवस्थित है। विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य वह भागलपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बिहार में जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि बिहार में सबसे अधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धान। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है। क्वेश्चन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पशु बलि का विरोध, यानी कि जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म दोनों मिलके पशु बलि का जो है विरोध करते थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि जो एक सूफी संत थे मखदूम समाउद्दीन
मनेरी का संबंध किन संप्रदाय से था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको वह फिरदौसी संप्रदाय से संबंध था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो है क्षेत्रफल जो है वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, तो 17 में कहता है कि उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो आपको प्रजापति थे। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम लिपि को पढ़ा था, यानी कि सर्वप्रथम लिपि पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस ने। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध किस वंश का शासक था? मगध में किस वंश का शासक था? यानी सिकंदर जब आक्रमण किए उस समय मगध में किस वंश का जो है शासन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको गुप्त वंश का शासन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि अजंता की अप्सरा उत्कृष्ट चित्रावली किस काल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल की है। अगला क्वेश्चन है कि कंबन की रामायण किस साहित्य गौरव ग्रंथ है? यानी कंबन की जो साहित्य है वह किस साहित्य का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तमिल। अगला क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा क्या है? कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, कहता है कि किस मुगल काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? यानी किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कि तालीकोटा का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है वह 25 जनवरी 1565 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में शुरू हुआ था? तो नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल में जो है वह आपको नदिया जिले में शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन से वे तत्व है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता किया था? यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है या तत्व है जो सहायता किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उस समय आर्थिक शोषण, बौद्धिक पुनर्जागरण, समाचार पत्र एवं प्रेस, उपरोक्त सभी ये सब जो है भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल का शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल को भूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि किस साप्ताहिक पत्रिका ने यह विज्ञापन प्रकाशित किया था कि आवश्यकता है वीर सिपाहियों की वेतन, मृत्यु, पुरस्कार, शहादत, पेंशन, स्वतंत्रता, युद्ध स्थल भारत की? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गदर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वह जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वह उषा मेहता ने। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल कालिक चित्रकार ने पशुओं, पक्षियों,
व फलों का चित्र उकेरा है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उस्ताद मंसूर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, कहता है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे अवस्थित है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ क्या है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर नामक संस्था ने किस विलुप्त प्राय को अपना प्रतीक चिन्ह माना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडा। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वह वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है कि सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में जो है ग्लिसरीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है कि किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह, जिसका नाम है डायबिटीज लोगों को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक लेने से मना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट जो है वह किस धातु का अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, क्या कहता है कि कुकिंग गैस जो घर में खाना बनाया जाता है उसमें किस किस गैस का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है एजोला क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एजोला क्या है। तो यह जो है एक जैव उर्वरक है। एजोला क्या है, एक जैव उर्वरक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, कहता है इको मार्क का संकेत चिन्ह क्या है। जो किसी खाने पदार्थ में इको मार्क का जो चिन्ह लगता है तो उस संकेत चिन्ह क्या है। तो वह है आपको मिट्टी का घड़ा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। एक सेकंड फिर से हम देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस है, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, कहता है ब्लैक होल क्या है। बहुत बार एग्जाम में आता है ब्लैक होल की चर्चा हमेशा होते रहती है। तो यह जो है एक अनंत रूप से सघन पिंड है। क्या है, एक अनंत रूप से एक सघन पिंड है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रीगण जो है व्यक्तिगत तौर से यानी रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं वह व्यक्तिगत तौर पे जो है कार्यपालिका प्रधान के जो है ना प्रति उत्तरदायी होते हैं। वैसे इसका आंसर जो है केंद्रीय मंत्रीगण जो है व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका प्रधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, क्या कहता है कि केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको लोकसभा। ठीक है केंद्रीय मंत्रीगण अगर सामूहिक रूप से किसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो वह आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर व्यक्तिगत की बात हो जाए तो वह कार्यपालिका प्रधान के उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के बाद तक प्रभावित रहता है, कितने दिन के तक प्रभावी रहता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सप्ताह। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश संसद के जो आगामी अधिवेशन के शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक भी वह प्रभावी रह सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, कहता है कि भारत में नए राज्य का गठन का अधिकार किसमें निहित है। यानी मान लीजिए अगर भारत में कोई नए राज्य का गठन होने वाली है तो उसमें किसका अधिकार जो है आपको निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह संसद के द्वारा गठन किया जाता है और वह संसद के पास अधिकार है। बात करेंगे एक क्वेश्चन है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में
है तो नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वह आपको हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। कहता है कि लेपीज लेपीज किस क्षेत्र से संबंध एक स्थलाकृति है। तो लेपीज जो है वह आपको कास्ट के क्षेत्र में जो है एक स्थलाकृति है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। अगर इसमें से 4 लघु उद्योग दिया हुआ है तो सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण लघु उद्योग है वो आपको हथकरघा लघु उद्योग है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। कहता है कि लाई जनजाति किस देश में पाई जाती है। ठीक है, तो जो लाई जनजाति है वह आपको म्यांमार में पाई जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। कहता है नामदफा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो नामदफा अभयारण्य जो है वह आपको अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइसेम कार्यक्रम जिसमें एक चला था, जिसमें रोजगार के लिए जो चर्चा हुई थी, ट्राइसेम कार्यक्रम किससे रोजगार हेतु ग्रामीण युवक से संबंधित था। ठीक है, संबंध है। तो सवाल है कि ट्राइसेम किससे संबंधित है। यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन पूरा। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, रोजगार नहीं आएगा। ट्राइसेम किससे संबंधित है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोजगार हेतु ग्रामीण महिला से संबंधित है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। कहता है कि किसने भारत वृद्धि निधि, क्या है, भारत वृद्धि निधि की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UTI। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो जो आर्थिक नियोजन है वह आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं, इसलिए आर्थिक जो नियोजन है वह आपको समवर्ती सूची में आते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। तो कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऐच्छिक चकबंदी, क्या है, भारत में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऐच्छिक जो है वो आपको महाराष्ट्र में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या है वह कितनी होनी चाहिए। तो पोलो में जो है खिलाड़ी की संख्या जो है वह 4 होता है। अब हम बात करेंगे, एक बुक आई थी मी एंड डैड नाम से, कौन से खिलाड़ी, बुक नहीं है मतलब एक उपनाम है, मी एंड डैड नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमरान खान। अगला क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो डबल फॉल्ट जो है वह आपको टेनिस में बार बार देखने को मिलते रहता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कहता है सनत जयसूर्या किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है आपको सनत जयसूर्या किससे संबंधित है, तो यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। कहता है कि लिएंडर पेस किस खेल के स्टार खिलाड़ी है। तो लिएंडर पेस जो है वह टेनिस के स्टार खिलाड़ी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63। कहता है कि ज़ीनेदीन ज़िदान किस खेल से संबंधित है। तो यह है फुटबॉल से संबंधित है। अगर आप लोग फुटबॉल नहीं देखते होंगे तो आप लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है ज़ीनेदीन ज़िदान। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। कहता है कि एक औषधि है वियाग्रा का आविष्कार किसने किया था। तो वियाग्रा का आविष्कार जो है डॉक्टर रोनाल्ड ने किया था और ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया है। बात करेंगे एंथ्रासाइट कोयला कितनी होती है, मतलब एंथ्रासाइट कोयला में जो है कार्बन की मात्रा कितनी होती है। सवाल है कि एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 से 90%, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण कोयला एंथ्रासाइट कोयला कहलाता है। अब हम बात करेंगे कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा रचित नहीं है।
यानी कि ये 4 किताबें दिया हुआ है जिसमें अमर्त्य सेन ने इसमें से एक किताब नहीं रचे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियन ड्रामा, बाद बाकी पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ट्राई ऑफ टेक्निक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी ऑफ द हंगर, ये सब जो है वो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67, कहता है भारत में हाईटेक सिटी की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो जो हाईटेक सिटी की स्थापना है वह आपको हैदराबाद में किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68, कहता है कि निजी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? यानी प्राइवेट सेक्टर में जो है आपको इंटरनेट की जो सेवा है वह किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, कहता है एवरेस्ट होटल उपन्यास के लेखक कौन है? एक बुक आई थी एवरेस्ट होटल, उसके उपन्यासकार कौन थे? तो उसका उपन्यासकार थे एलन सीएली। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70, कहता है कि देश में साक्षरता को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यानी बार बार पूछा जाता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कि उसका जो है प्रारंभ कब हुआ था? तो उसका जो प्रारंभ है वह आपको 1988 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71, कहता है कि जो सेंट्रल सचिवालय है, सेक्रेटरीट मतलब केंद्रीय सचिवालय है, वह स्थापित हुआ था। तो कब स्थापित हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को केंद्रीय सचिवालय जो है स्थापित हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, कहता है मेट्रोपॉलिटन योजना समिति का गठन कितने निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो मेट्रोपॉलिटन योजना जो आई हुई थी तो उसमें पूछा गया है कि कितने लोगों के द्वारा, तो इसमें 2/3 लोगों के द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष मनोनीत करता है? यानी कि एक संस्था है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, उसको अध्यक्ष को कौन मनोनीत करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रधानमंत्री। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त विभाग नहीं है? यानी भारत सरकार के वित्त विभाग यानी फिनांस से संबंधित नहीं है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा लेखा विभाग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75, कहता है केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन भी उसी प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77, कहता है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश में होता है। और अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग की दूरी कितनी है? जो कि कोंकण रेल चल रही है उसकी रेल मार्ग की दूरी जो है वह कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 760 किलोमीटर। बात करेंगे तो उस किस देश की समाचार पत्र है? यानी कि जो समाचार पत्र है तो उस वह किस देश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह ईरान की है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80, कहता इंडिया 2020 नामक पुस्तक किसने लिखा था? या इसी पुस्तक का दूसरा नाम है विजन 2020, विजन इंडिया 2020। तो 2020 पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81, कहता है निशांत क्या है? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये भी कोई सवाल होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। निशांत क्या है? तो यह एक चालक रहित प्रशिक्षण विमान है, चालक रहित प्रशिक्षण विमान। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82, एक कॉम्प्लेक्स है खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई थी? या खालसा हेरिटेज मेमोरियल
कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंदपुर साहिब। अगला क्वेश्चन है कि आनंदपुर साहिब फाउंडेशन क्या है? आनंदपुर साहिब फाउंडेशन द्वारा तैयार संगमरमर का खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो आपको बता दें कि खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो आनंदपुर साहिब में है। तो आनंदपुर साहिब एक फाउंडेशन है, तो उसमें जो है उन्होंने खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मोसे सैफदी ने। अगला क्वेश्चन है कि मोपला जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? यानी कि मोपला विद्रोह जो हुआ था उसी लिए पूछा जा रहा है कि मोपला किस राज्य में है? तो मोपला जो है वह आपको उत्तर प्रदेश में है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85, मुझे मुक्ति दो की लेखिका कौन है? तो ये बहुत ही बेहतरीन राइटर थी तस्लीमा नसरीन, उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक थी मुझे मुक्ति दो। अगला क्वेश्चन है पोल पोट का संबंध किस देश से था? तो जो पोल पोट था उसका संबंध जो है कंबोडिया से है, और आप लोग नेट पे पोल पोट के बारे में ज़रूर एक बार डीप में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87, बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी पुस्तक नहीं है? सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। तो नागार्जुन के द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया था? तो इसका आंसर है मैला आंचल, क्योंकि यह फणीश्वर नाथ रेनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। और बाद बाकी जो पुस्तक है रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, पारो, ये सब जो है नागार्जुन द्वारा रचित पुस्तक है, तो इसको ध्यान में रखना है। डच ईस्ट क्या है कि डच ईस्ट इंडीज का वर्तमान नाम क्या है? तो डच ईस्ट इंडीज़ का वर्तमान नाम जो है वो आपको इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, कहता है कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको पटना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90, कहता है राष्ट्रीय एटलस और थैमेटिक मानचित्र संगठन, राष्ट्रीय एटलस और थैमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको कोलकाता में है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91, कहता है कि दीवाने इस्तिखाक की स्थापना किसने किया था? तो दीवाने इस्तिखाक की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92, चाविन सभ्यता किस देश से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वह आपको पेरू से संबंधित है। चाविन सभ्यता जो है किससे संबंधित है? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93, कहता है कि किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो वह जो थे वो आपको वाम मार्ग के लोग जो थे वह खाओ पियो और मौज करने में विश्वास करते थे। बात करेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो है स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कब शुरू हुआ था? यानी कि मद्रास में पोर्टलैंड सीमेंट का जो है उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1904 ईस्वी में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96, कहता है कि बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर भारत की पहली आधुनिक पटसन मिल कब स्थापित हुई थी? तो बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर पटसन की पहली आधुनिक मिल जो है वो आपको 1855 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 तो है, इसका क्वेश्चन है कि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई यहाँ पे 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में हुआ था। और 98 नंबर क्वेश्चन है
कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह 1887 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी अभी लास्ट में 5-10 क्वेश्चन जो ईस्वी स्थापना का हमने बताया है, आप उसे कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे, जो आपको याद नहीं रहेंगे, वो आप उसको नोट डाउन करते हुए जाएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान फिडे किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है आपको शतरंज से संबंधित है। तो आप लोग जो है इस फिडे के बारे में भी ज़रूर जानकारी रखेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसे पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। एक होता है दिवस, दूसरा जो भी संगठन है, तीसरा स्थापना, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। तो और चौथा जो है आपको जिसको स्टैटिक जीके कहा जाता है, जिसमें आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में बताया जाता है, वो सब चीज़ हमेशा कवर में रखें। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और इसमें हम जो है 100 प्रश्नों को संग्रहित करते आ रहे हैं। यानी कि पिछले जितने भी हमने मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, अभी तक 11 बना चुके हैं। हर मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज के सीट का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 9वां मंडल। क्वेश्चन था ऋग्वेद का कौन सा जो है मंडल है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा परुस्नी नदी पर जो है 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था वह परुस्नी नदी पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। यानी कि जो अशोक का जो साम्राज्य था उसमें इस चारों में से कौन सा क्षेत्र जो है वह सम्मिलित नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। यानी गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वह कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपज का चौथा भाग। यानी आप 4 भाग उपजाते हैं तो उसका आपको 1 भाग जो है राजस्व कर के दर पे आपको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि तबकात ए नासरी एक पुस्तक था, उसका लेखक कौन था। पुस्तक का नाम है तबकात ए नासरी, उसके लेखक कौन है। तो उसके जो लेखक थे वो आपको मिनहाज उल सिराज थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कहता है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। यानी जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वह किनके बीच में हुई थी। तो पहला है आपको अंग्रेज़ और दूसरा जो है वो है टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था। तो हम आपको कितनी बार कहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उसको आप लोग कभी भी मत भूले। तो कहता है कि 1857 के विद्रोह जो कि दिल्ली में किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली से थे आपको बहादुर शाह जफर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। यानी जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे।
वो भी 1905 ईस्वी में। तो याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उसके वाइसराय उस समय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कर्जन। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस ईस्वी पूर्व यानी शताब्दी में हुआ था? क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस ईसा पूर्व की शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपको 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन था पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस विश्व प्रसिद्ध था? यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो वहाँ पे जो है आपको बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है प्रसिद्ध था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको राजकुमार शुक्ल। बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने जो है सर्वाधिक अपना योगदान दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणा आसिफ अली ने। अगला क्वेश्चन है कि एक कार की बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघटय होता है वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। बात करेंगे दूध किसका एक उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध जो है एक इमल्सन का उदाहरण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट जो है ये इसका लोहा का जो है अयस्क है, इसीलिए हेमेटाइट से जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में प्रयुक्त किया जाता है? तो सिरके में प्रयुक्त किए जाने वाले अम्ल जो है वो है आपको एसिटिक अम्ल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो कौन से ऐसे पदार्थ है जिसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा में भी कार्बन है और ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, कहता है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है सन 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है ये आपको CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? यानी ध्वनि का जो है वेग वायु में कितना होता है? तो वायु में जो है 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? यानी कि स्टील में जो कठोरता जो आती है वह किस पदार्थ की मात्रा बढ़ाने से आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम मिला देने से स्टील की जो कठोरता है वह बढ़ जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, कहता है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? तो प्रकाश की जो विकिरण की जो प्रकृति होती है वह आपको तरंग एवं कण के समान होती है।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, कहता है भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो शुरुआती में आर्टिकल थे वो आपको 395 थे, लेकिन फिलहाल अभी 444 45 400 के 45 के आसपास में है, जिसमें क ख ग भी जोड़ दिया गया है। तो अगर बात भारतीय संविधान में शुरुआती के पूछे तो कितने आर्टिकल थे, तो वो 395 आर्टिकल थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और उपरोक्त सभी को भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार में अधिशासी शक्तियों को निहित किया है, जिसमें जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल सभी होते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, कहता है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो लोकसभा में एक साल में कम से कम जो है आपको 2 सत्र बुलाए जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, कहता है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। तो सबसे अधिक लोकसभा में प्रतिनिधि भेजने वाले जो राज्य है वो है आपको उत्तर प्रदेश। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, कहता है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, कहता है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग को ज़रूरत किसकी पड़ती है। यानी कि सफलतापूर्वक कोई काम करने के लिए जो पंचायती राज संस्था है वह किसके सहयोग से कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो स्थानीय जनता के सहयोग से कार्य कर सकती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं। तो भारत में अधिकांश व्यक्ति जो है वह कृषि के क्षेत्र में अभी भी बेकार हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, कहता है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है। तो भूमि सुधार के क्षेत्र में जो है फिलहाल अभी तक किसान को मकान ऋण के मामले में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। अगर किसान की बात किया जाए तो उसको सहकारी कृषि बिचौलियों की समाप्ति और भू जोतों का एकत्रीकरण करके ही भूमि सुधार कर सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पाद शुल्क से ही भारत सरकार को राजस्व कर में जो है सरकार को जो है सबसे ज़्यादा आय होती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार का कौन सा कर है और राज्य सरकार का कौन कौन से कर पे हक होता है। तो कहता है कि केंद्र सरकार का इसमें कर नहीं है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि राजस्व, जो कि राज्य सरकार का कर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38, कहता है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी कौन सी फसल होती है। तो सबको मालूम होगा कि चावल के बाद हमारे बिहार में गेहूं उत्पादन दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है, यानी कि झारखंड का एकाधिकार है। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में जो है वह यूरेनियम का उत्पादन होता है और उस पर झारखंड का एकाधिकार भी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन हैं। तो इसके जो संस्थापक है वह भगत सिंह है और शॉर्ट में से HSRA
यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के जो संस्थापक थे वो आपको भगत सिंह थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का, तो कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह जो हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 का, तो 43 में जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। वो किसके लिए बनाया गया था? तो वह आपको अछूत के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति कर दी? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास दिया हुआ है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय द्वैध शासन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, कहता है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस सूत्र की घोषणा किसने किया था? एक था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। और ये क्वेश्चन है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इस सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो इसके जो घोषणाकार थे वो थे CR दास। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46, कहता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पास किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, कहता है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की जो घोषणा हुई थी वह 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को हुई थी। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो चंपारण जो आंदोलन हुए थे उसमें जो एक व्यक्ति थे वो थे आपको जयप्रकाश नारायण जो थे, वह चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किस आंदोलन से था? तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो आपको किसान आंदोलन से संबंधित थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, कहता है एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हुआ था गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए थे वह कब हुए थे? तो यह जो हुए थे वह 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह बात 1946 में किसने कही थी? बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और वीवीआई क्वेश्चन है। जब आपको लंबे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर रिपीट में मिलेंगे। तो क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1951 में सरदार पटेल ने यह बात कही थी, 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक पटना में हुई थी वह सन 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज्वलंत मुद्दा उस समय के था कि जब बिहार और उड़ीसा के लिए अलग प्रांत का निर्माण होना था तो एक प्रांत का आंदोलन हुआ जिसमें परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी थे।
हम बात करेंगे जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है। तो इन चारों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जोहान्सबर्ग में ज़्यादातर जो है वहाँ पे खनन होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वर्ण। बात करेंगे कि पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं। पिग्मीज जो है वह कहाँ के निवासी हैं, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह यूरोप के निवासी हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिलती है और मैं अगले सेट पे और अच्छे से काम करता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कहता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो आपको गॉडविन आइंस्टीन है, जिसे हम लोग K2 भी कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57, कहता है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस में हुआ है। तो जो शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो ये जो है आपको कैनोजोइक श्रेणी निर्माण होता है। ये सब देखिए श्रेणी है, इओजोइक, पेलजोइक, मोसोइजोइक और कैनोजोइक। तो जो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वह जो है आपको कैनोजोइक से हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58, रेगुर किस मिट्टी का नाम है। तो रेगुर जो है वह आपको काली मिट्टी का नाम है, ठीक है। और नई मिट्टी का जो नाम है उसे हम लोग खादर कहते हैं, ठीक है। तो नई नई का नाम हो गया खादर और पुरानी का हो गया काली। तो देखिए हम लोग इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। नई जो मिट्टी है उसे हम लोग खादर कहते हैं और रेगुर किस मिट्टी का नाम है, तो काली मिट्टी का नाम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59, दिल्ली वर्तमान में क्या है, राज्य है, देश है, एक स्वायत्त शासी परिषद है, एक राजधानी क्षेत्र है। तो देखिए दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कहीं नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली जो है एक राजधानी राज्य क्षेत्र है जो कि देश की राजधानी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यह राजधानी राज्य क्षेत्र है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60, तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है। तो दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी का थाला जो है सबसे बड़ा है, तो वो है आपको गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इससे पहले एक और वीडियो में हम आपको बताए थे कि कावेरी नदी जो है वो आपको कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि उसको हम लोग तक याद रखेंगे, त से तमिलनाडु, क से कर्नाटक और कावेरी तक जो है हम लोग चलेंगे। तो कभी कभी तमिलनाडु पहले कर्नाटक बाद में आपको दे दिया जाएगा, तो हम लोग तक याद रखेंगे, त से तमिलनाडु, क से कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेल किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कोंकण रेल जो है वो आपको महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कहता है कि भांखरा नागल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो जो भांखरा नागल परियोजना है वो आपको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से संबंधित है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64, कहता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन से हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो आपको पटना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65, कहता है मूरी किस प्लांट हेतु प्रसिद्ध है। मूरी एक जगह है, वहाँ पे एक प्लांट है, तो वह किस प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में मैथन किस शक्ति का उत्पादन करता है। झारखंड में एक जगह है मैथन, वह किस शक्ति का उत्पादन करता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो मैथन जो है वो आपको जल शक्ति का उत्पादन करता है। अगला है भारत में झारखंड किस खनिज उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत में झारखंड जो है वह सबसे ज़्यादा आपको अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अग्नि जो है वह आपको एक मिसाइल है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था। तो आप लोग जानते होंगे कि वहाँ के
गांधी, नेल्सन मंडेला ने रंगबंद नीति के विरुद्ध जो है लंबा संघर्ष किए थे। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास का नया नाम क्या है? तो मद्रास का जो नया नाम है वो आपको चेन्नई है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बम्बई का नया नाम क्या है? तो बम्बई का जो नया नाम है वो आपको मुंबई है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, कहता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खमेर रोस एक तानाशाही दल है, वह किस देश से संबंधित है? तो खमेर रोस जो है एक तानाशाह दल है, वो आपको कंबोडिया में है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो आपको चिपको आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के आखिरी कुंभ मेला कहाँ लगा था? यानी कि जो 20वीं शताब्दी का आखिरी जो दशक था उसमें कुंभ मेला लगा था, तो वो आपको कहाँ पे लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार में लगा हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77, कहता है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है राज्यपाल के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दक्षिण एशिया सहयोग संगठन क्षेत्र का सदस्य नहीं है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है सार्क, और सार्क का कहता है कि कौन सा सदस्य देश नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जो है जारी कर दिया था? तो सलमान रुश्दी के विरुद्ध जो है अयातुल्ला खुमैनी ने मृत्यु का जो है फतवा जारी कर दिया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80, कहता है इजराइल देश का निर्माण किस लिए किया गया था? तो इजराइल देश का निर्माण किस लिए किया गया था? तो वहाँ पे ज्यूस सब जो थे, वहाँ पे इजराइल के निवासी थे ज्यूस सब, इसलिए वहाँ पे निर्माण किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी रेखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82, कहता है कि जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकट होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो जिस दिन सूर्य जो है पृथ्वी के निकट होता है उस दिन जो है उपसौर कहा जाता है। यानी कि ध्यान में रखेंगे, अगर सूर्य यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है, अगर दोनों नज़दीक है तो उस दिन उपसौर कहा जाएंगे, और जिस दिन दूरी रहेंगे उस दिन उसे हम लोग अपसौर कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर पास में है तो लास्ट वाला ओ आके लास्ट वाला जो है ऊ कहेंगे, और अगर दूरी में है तो अपसौर हो जाएगा। ठीक है, निकटतम वाले को अपसौर कहेंगे, दूरी वाले को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, रुक जाइए। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकट होगा उस दिन उपसौर कहेंगे, और जिस दिन दूरी होगा उस दिन अपसौर कहेंगे। अगला है कि शांत क्षेत्र पेटी कहाँ अवस्थित है? यानी डोल्ड्रम बेल्ट जो है वह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह जो है विषुवत रेखा के पास अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कहता है कि टुंडा प्रदेश में आजीविका का सर्वप्रमुख जो साधन है वह क्या है? तो टुंडा प्रदेश में ज़्यादातर लोग शिकार करना पसंद करते हैं और उनका जो है प्रमुख साधन वही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85, कहता है कि अरावली श्रृंखला जो है पर्वत श्रृंखला किस राज्य में अवस्थित है? तो अरावली जो है वो आपको राजस्थान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, कहता है कि कौन सी नदी उड़ीसा में मुहाना बनाती है?
तो इसका सिंपल आंसर और साधारण आंसर है वो है आपको महानदी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87, कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो। क्वेश्चन है कि 2 या 2 राज्यों से अधिक क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर है हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो महान्यायवादी का कार्यकाल जो है वो आपको राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 25वां राज्य है, यानी निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन बना था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा। यहाँ पे गलती है, गोवा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो सर्वोदय आंदोलन जो है वह विनोबा भावे द्वारा जो है चलाया गया था। बात करेंगे काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो है एक सिंगी जो गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92, नुसरत फ़तेह अली खान किस रूप से प्रसिद्ध थे। तो जो नुसरत फ़तेह अली खान है वह आपको गायक के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए द्विगुणित सर्पिल है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो डीएनए है वह द्विगुणित सर्पिल है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर जो है वह आपको मनोरंजन कर जो है वह प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक परोक्ष कर है। तो परोक्ष कर में जो है वह आपको सीमा शुल्क एक प्रकार का परोक्ष कर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय संस्था नहीं है। तो वित्तीय संस्था की जब हम बात करेंगे तो एचपीए एक वित्तीय संस्था नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97, कहता है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन थे। तो दास कैपिटल पुस्तक के जो लेखक है वो आपको कार्ल मार्क्स है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98, कहता है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की जो है स्थापना सन 1996 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99, कहता है कि आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आबिद हुसैन कमेटी जो है वह आपको लघु उद्योग से संबंधित थे। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है वह मछली उत्पादन से संबंधित है। और आप अभी तक हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन आप लोग ज़रूर बजा दीजिए। और वीडियो में व्यू बहुत कम आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप